ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में आज सेल ऑफ हुआ है, काफ़ी सारे मार्केट्स बुरी तरह से गिरे हैं और उसी का नेगेटिव असर इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ा है। तो जानते हैं कि किस कारण इतना ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है वर्ल्ड मार्केट्स में, और ये जिस कारण भी गिरावट आ रहा है क्या उस कारण फ्यूचर में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे इसका क्या असर पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट से। तो यहाँ तो हाल बेहाल है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सेक्टर थीम में फार्मा देखिए ना कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑफ कोर्स मैं रीज़न आगे बताऊंगा क्यों अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए आईटी कंप्लीट सेल ऑफ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक्स, डिफेंस और नीचे भी लाइक मेटल तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, किसी तरह का कोई रिस्पाइट नहीं है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस तो आज अच्छा नहीं रहा है। बाहर देख लेते हैं, यूएस मार्केट देखिए, यहाँ भी हाल बेहाल है। कल मतलब नैस्डैक तो बुरी तरह से कल गिरा था और प्री मार्केट देखें ना, फ्यूचर्स यहाँ तो और भी ज़्यादा गिरावट है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आज भी वहाँ का जो हाल है यूएस इक्विटी इसका बेहाल हो। एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए ना जापान का मार्केट कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। इनफैक्ट साउथ कोरिया का मार्केट कॉस्पी भी देखेंगे अबाउट 10% के आसपास का गिरावट है सिंगल डे में। और भी मार्केट्स ना, हांगकांग देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, सभी जगह अच्छा खासा गिरावट है। गोल्ड और सिल्वर का ही परफॉर्मेंस देखिए ना, अच्छा खासा गिरावट, खासकर सिल्वर में तो बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। तो इन दोनों कमोडिटीज़ में क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप डॉलर इंडेक्स, मैंने हमेशा बताया है डॉलर इंडेक्स चेक कीजिए, 101 से भी ज़्यादा चला गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर, और इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पे। इनफैक्ट इंडियन रुपी भी अगर आप देखेंगे ना, इसके कारण ही यहाँ पे देखिए ना थोड़ा ऊपर गया, 94.85 चला गया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय। तो यहाँ भी थोड़ा उसके कारण प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यूएस का 10 ईयर जीसेक भी देख लीजिए 4.48% है, तो ये भी ऊपर ही है ना, 4.5% के रेंज में चल रहा है, जो कि यूएस जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारा 10 ईयर फ्रंट थोड़ा ठीक है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, 7% से ऊपर चल रहा था ना, तो 6.83% के आसपास है। तो एटलीस्ट हमारा 10 ईयर जीसेक में थोड़ा रिलीफ है। क्यों है, ऑफ कोर्स आगे मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो जान लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में चल क्या रहा है। उससे पहले जानना ज़रूरी है कि क्रूड में क्या हुआ है। ब्रेंट क्रूड देखिए, ब्रेंट क्रूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लोगों को लग सकता है अरे कहीं ब्रेंट क्रूड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया, क्योंकि आजकल तो वही हो रहा है। ब्रेंट क्रूड के हालात बहुत अच्छे हैं, 77 to 78 यूएस डॉलर्स पर बैरल ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। अब जान लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस नीचे क्यों गया है। काफ़ी नीचे आ गया ना, 80 से तो अच्छा खासा नीचे आ गया, 77। तो देखिए इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि यूएस ने एक लाइसेंस इशू किया है, उसके अंतर्गत ईरान को ऑथराइजेशन दिया गया है कि भाई तुम प्रोडक्शन कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो और सेल कर सकते हो अपने क्रूड ऑयल को। तो ये फ्रीडम दिया गया 60 डेज़ के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। इनफैक्ट काफ़ी समय से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ऑयल की कोई कमी नहीं है दुनिया में। यहाँ से अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो मोस्टली ये नीचे ही जाएगा और नेक्स्ट ईयर 60 के आसपास भी अगर चला जाए, 60 यूएस डॉलर्स पर बैरल, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। अब जान लेते हैं फार्मा में क्या है। भाई सब कुछ डाउन है, आपने देखा, फार्मा क्यों ऊपर है। तो यहाँ पे रीज़न है यूएस डिमांड अपॉर्चुनिटी। एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इंडियन कंपनीज़ को अप्रोच किया है कि भाई कुछ कैंसर ट्रीटमेंट जो ड्रग्स होते हैं उसकी थोड़ी कमी हो गई है, तो हमें ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो ऑफकोर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है, जबकि पूरी तरह से निगेटिविटी फैला हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। अब जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा निगेटिविटी क्यों है, क्या हो गया। तो देखिए 2 रीज़न्स हैं मोस्टली। नंबर 1 रीज़न है कि भाई फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक का डर पैदा हो गया। मैंने बताया था कि बहुत बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट हाइक का। यूएस में इसका डर आ गया है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं आने वाले महीनों में। यूरोप में तो ऑलरेडी मैंने बताया था, यूरोपियन यूनियन में ना, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी एक इंटरेस्ट रेट हाइक तो कर दिया, और भी ज़्यादा हाइक के चांसेस हैं वहाँ पे। तो इसका बहुत बड़ा डर पूरे ग्लोबल इक्विटीज़ पे देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा है कि भाई ओवर हीटेड मार्केट्स ना, बहुत सारे मार्केट्स, यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, साउथ कोरिया का रिसेंट टाइम्स में आप देख रहे हैं किस तरह का रिटर्न आ रहा है, ताइवान का भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। तो जब भी मार्केट ओवर हीटेड होता है तो उसको गिरने का बहाना चाहिए होता है।
तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और आगे भी मैंने तो काफ़ी समय से बोल रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम हो सकता है आगे भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया। इंटरेस्ट रेट हाइक जब सही में और ज़्यादा मार्केट को कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं यूएस में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, वो भी जल्दी होगा, तो मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी ग्लोबल सेल ऑफ होगा ना आने वाले फ्यूचर में भी, तो ऑफकोर्स बाहर के मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। आज देख रहे हैं आप ना कितना ज़्यादा गिरावट, लेकिन रिलेटिवली इंडियन मार्केट्स कम गिरेंगे। मैं नहीं बोला वो नहीं गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, इंडियन मार्केट्स भी गिरेंगे, लेकिन ओवरऑल जो गिरावट है ना वो हमारा कम होगा, क्योंकि बाहर रिटर्न बहुत आया, हमारे यहाँ रिटर्न आया नहीं है। तो बाहर एक बार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, थोड़ा नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे वहाँ भी वापसी आएगा, लेकिन हमारा रिलेटिवली कम गिरेगा भी, और उम्मीद है कि वापसी भी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अब हमारा समय भी आएगा ना। ऑलमोस्ट 2 ईयर से तो कुछ हुआ नहीं है, तो लेट्स सी। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बोलते हैं ना फॉलिंग इन प्लेस, ठीक हो रहे हैं, जो कि कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। उसको देख कर लग रहा है कि शायद हमारे यहाँ भी चीज़ें धीरे धीरे स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से सुधरेंगे। लेकिन हाँ, बाहर ज़्यादा गिरावट आएगा तो शॉर्ट टर्म का गिरावट हमारे यहाँ भी ज़रूर आएगा, ऑल्दो उनके मुकाबले कम आएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट जो हाइक का डर है ना, वो कैसे आपको आइडिया मिलेगा। तो देखिए यूएस का एक तो हुआ 10 ईयर जीसेक, जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको बताता हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखना होगा यूएस का जो 2 ईयर ट्रेजरी नोट होता है ना, उसका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उससे डायरेक्टली ऑलमोस्ट आपको पता चल जाता है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे देखेंगे तो 4.2% के आसपास उनका यील्ड है, तो वहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार वो ऊपर गया है, तो एक इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, मार्केट बिल्कुल सोच कर चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक तो होगा ही यूएस में आने वाले महीनों में। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि क्या इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल यूएस में भी लग रहा है, यूरोप में तो ऑलरेडी एक हो चुका, और भी होने वाला है। ठीक, तो इंडिया में अगर मुझसे पूछा जाए तो नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट हाइक के चांसेस बहुत कम है। देखिए हाँ और ना बोलना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेटा डिपेंडेंट है ना। आने वाले महीनों में डेटा कैसा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आएगा, ग्रोथ का डेटा कैसा आएगा, दूसरे पैरामीटर्स कैसे आएंगे, उसके आधार पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस, प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो चांसेस बहुत कम है। देखिए लोग क्या, मतलब जो भी कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं जो कि बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, उनका लॉजिक ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल है यूएस के साथ ना हमारा बहुत कम हो गया है यार। 10 ईयर जी से अगर कंपेयर करें उनका यील्ड हमारा यील्ड, तो ना पहले 4-5-6% का डिफरेंस हुआ करता था। अब डिफरेंस देखेंगे ना तो कितना, मतलब हमारा 7% के आसपास है, उनका 4.5% के आसपास है। तो सिर्फ 2.5% का डिफरेंस, जो कि बहुत कम डिफरेंस है। क्यों कम डिफरेंस है? क्योंकि यूएस का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखेंगे ना तो AA+ है, पहले AAA हुआ करता था, अब लेकिन AA+ है। हमारा कितना है? BBB और BBB-। तो जब इतना बड़ा गैप होता है क्रेडिट रेटिंग में ना, तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए, 3%, 4%, 5%, इस तरह का डिफरेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन हमारे यहाँ उतना बड़ा डिफरेंस फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लॉजिक दिया जा रहा है, और लॉजिक सही भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया में अगर आप देखा जाए तो आरबीआई फ़िलहाल क्या देख रहा है, ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक, इन्फ्लेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। देखिए हमारा कंफर्ट लेवल क्या है, 2-6%, मतलब 4% आइडियल है, लेकिन 2-6% के आसपास भी है तो चलेगा। तो हमारा फिलहाल इन्फ्लेशन देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का जो भी डेटा है ना उसके अनुसार देखें तो 6% से नीचे ही रहने का उम्मीद है पूरा फाइनेंशियल ईयर 26-27। ठीक है, ये जो चल रहा है अभी, तो 6% से नीचे है, और प्लस हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। अभी भी ग्रोथ हमारा मतलब 7% के आसपास तो लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी नीचे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं 8% के आसपास एज अ कंट्री, तो और उससे अभी भी हम काफ़ी नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई बहुत जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं, वो मजबूरी में किया जाता है। इंडिया के पास इन्फ्लेशन फ्रंट, देखिए यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, उनको 2% चाहिए, ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। उसी तरह से यूरोप में भी देखिए तो उनको भी 2% चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चला गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारा डेवलपिंग इकनॉमी है, तो उसको देखकर नहीं लगता। और प्लस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि रुपये बहुत तेज़ी से डिप्रिसिएट कर रहा था ना, उसको भी काफ़ी हद तक रोका गया है। एफसीआर डिपॉजिट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पैसा आना। ईसीबी भी अगर आप देखें ना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, तो एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी $750 मिलियन रेस कर लिया है। साथ ही पीएफसी ने $300 मिलियन रेज़ किया, और आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा रेज़ होगा। तो ये सब US डॉलर इंडिया में आ रहा है। ठीक, उसी तरह से
जो जीसेक में एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते थे उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था या फिर इंटरेस्ट पे जो विथ होल्डिंग टैक्स लगता था, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है ना। उसके कारण और पैसा आ रहा है जीसेक, इंडियन जीसेक में। तो ये सब डॉलर आ रहा है इंडिया में, इसीलिए पहले के मुकाबले जो डिप्रिसिएशन देखेंगे ना, काफ़ी हद तक कम है ना, इनफैक्ट थोड़ा बहुत अप्रिसिएट किया है। तो यहाँ से ऐसा एक्सपेक्ट करना कि कोई रुपये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर जाएगा, ऑफकोर्स सही नहीं होगा। लेकिन डिप्रिसिएशन जो हो रहा था बहुत तेज़ी से, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ रहा है और आएगा आने वाले महीनों में। तो इसको देखकर नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में आरबीआई रेट हाइक करने जा रहा है। टाइम लगेगा, मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव ना जाए इन्फ्लेशन फ्रंट पे, या फिर ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाए, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही रेट हाइक के चांसेस कम हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं आने वाले महीनों में क्या होता है, उसके आधार पे मैं अपडेटेड रखूँगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक क्वेरी आता है, उसको मैं कवर कर दूँ आप लोगों को। बहुत ना बॉन्ड ऐप में आप लोग पूछते हैं ना कि इस ऐप के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर दूँ, मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा ना। देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपका पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो ऐप है ना उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं कि भाई अगर आरबीआई रेगुलेटेड है, कुछ समय से है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, रिव्यूज़ अच्छा है, इंटरफेस अच्छा है, तो ऑफकोर्स उसके लिए जाया जा सकता है। और प्लस जो भी आप खरीदेंगे वो डीमैट अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो ऐप जो है वो अगर बंद भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीमैट किसी और के साथ आपका है, वहाँ पे आपका रखा हुआ है। ऐसे देखें तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने जो बॉन्ड खरीदा है उसके साथ ज़्यादा रिस्क है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था ना। अब आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में किसी घटिया क्वालिटी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे तो रिस्क रहेगा ना। देखिए ट्रिपल ए या डबल ए रेटेड जो बॉन्ड्स हैं ना, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट की चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होते हैं, वहाँ भी रिस्क है, लेकिन रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, ए रेटेड जाएंगे, ट्रिपल बी रेटेड जाएंगे, वैसे वैसे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट करेगा ही, ठीक है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, आप किस पेपर में कर रहे हैं। ऐप का नाम लेकर कैसे कोई बोल सकता है कि आपका पैसा डूबेगा कि नहीं, क्योंकि ऐप से कहीं ज़्यादा मैटर कर रहा है कि भाई आपने किस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका क्रेडिट रेटिंग। देखिए आपका हार्ड अर्न मनी है, अगर आप ना 14% 15% वाले बॉन्ड में जाएंगे, कर सकते हैं ना, आपका पैसा जहाँ चाहे करें। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखें कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है। खुद ही आप सोचिए ना, अगर कोई 6-7% पे ही पैसा रेस कर ले तो 6-7% ही देगा ना। कंपनी अगर आपको 14-15-16% का इंटरेस्ट दे रहा है, कंपनी के लिए कितना बड़ा लॉस है भाई। अगर उसको 6-7% पे कहीं लोन मिल जाए तो वही रेस करेगा ना, क्यों 15-16%। मतलब कंपनी मजबूरी में आपको दे रहा है, क्योंकि और कहीं से भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे नेचुरली रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप जहाँ चाहे करें, आपका पैसा है, लेकिन सोच समझ कर करें। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है रिस्क नहीं है, तो सिंपल मतलब ये है कि आप रिस्क को समझ नहीं पा रहे। अब स्पेसएक्स स्टॉक का थोड़ा डिटेल्स मैं शेयर कर लेता हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए स्पेसएक्स का स्टॉक मंडे को अबाउट 16% से गिरा, ठीक है। और ये जब आईपीओ आया था कितने पे आया था, $135 पे ना सेट प्राइस हुआ था इसका। लेकिन हाँ, लिस्टिंग हुआ था 150 पर शेयर पे, $150, और उसका बहुत तेज़ी से ऊपर गया, अच्छा खासा रिटर्न कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट, वेडनेसडे को अबाउट 5% के आसपास गिरा, थर्सडे को अबाउट 3.6% गिरा, फ्राइडे को तो बंद था, और मंडे को फिर से गिर गया। तो अभी तक ना 3 डेज़ में, लास्ट 3 डेज़ में अबाउट 24% के आसपास गिर चुका है ये स्टॉक। अभी इसका प्राइस अबाउट $155 है, तो अच्छा खासा गिरावट आया। देखिए मैं यही बोल रहा था आप लोगों ने, भाई लॉस मेकिंग कंपनी है ना, मतलब 2025 में $4.9 बिलियन का लॉस हुआ है, और ये जो फर्स्ट क्वार्टर रहा इस साल का ना, अभी $4.28 बिलियन का लॉस हुआ है। तो ये पूरा ना सेलिंग ड्रीम, मैंने बताया था ड्रीम है, मतलब आप सोए हुए हो, आपको लग रहा है कि आप मार्स पे हो, पूरा कॉलोनी वहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। उसी के आधार पर ना स्टॉक प्राइस इतना ऊपर जा रहा था ये। और उसका जब नींद जैसे ही आप खुलोगे, देखो अरे आप, मैं तो अर्थ पे हूँ, मार्स पे तो हूँ नहीं। तो यही सब कुछ हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रिस्क क्या है ना, कि अब डेट रेस करना शुरू कर दिया है। स्पेसएक्स में ये जो नेगेटिविटी आया है उसका बड़ा रीज़न क्या है कि स्पेसएक्स ने बोला कि भैया मैं अपने एआई को और ग्रो करने के लिए डेट भी इशू करने जा रहा हूँ ना। तो अच्छा खासा डेट से वो पैसा उठाने जा रहे हैं, अबाउट $20 बिलियन के आसपास। गूगल ने भी डेट से रेस किया है पैसा, अमेज़ॉन ने भी कर रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा नेगेटिव है
इसीलिए मैं बार बार आप लोग बोलता हूँ ना कि बिल्कुल एक्सपोजर लेना चाहिए वहाँ डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन लिमिटेड, बहुत बड़ा पैसा एक साथ नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कि क्या करें एज अ इंडियन इन्वेस्टर, तो देखिए ये मेरे लिए तो अगर मुझसे पूछा जाता है तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसा कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर यूएस मार्केट या फिर एआई ट्रेड रिलेटेड स्टॉक्स गिरते हैं, शॉर्ट टर्म में हम जरूर गिरेंगे, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा। एआई ट्रेड के कारण हमारा परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है, तो एक बार वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा इंडिया में आएगा, जो कि नेगेटिव नहीं होगा, काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। तो शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट ना, क्रूड ऑयल तो बहुत नीचे आ गया पहले के मुकाबले ना, तो मुझे लगता है कि 7% के आसपास मोस्टली, अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाहर नहीं हुआ तो 7% के आसपास चला जाना चाहिए। यूके और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील तो इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो ही चुका है ना, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस साल से, उम्मीद है। यूके का तो हो ही रहा है, यूरोपियन यूनियन का भी इस साल उम्मीद है कि हो जाएगा दिसंबर तक शायद। यूएस के साथ बात चल रहा है कि शायद जुलाई में हमारा ट्रेड डील हो जाए। तो बहुत कुछ है पॉजिटिव, ठीक है। तो और 2 साल से आसपास रिटर्न भी नहीं है, तो बनता है रिटर्न आना। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें नज़र रखना है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप पे, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मॉनसून का प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।